नमस्कार दोस्तों कुछ तारीखें ऐसी होती हैं, तिथियां ऐसी होती हैं जिन तिथियों का अगर किसी व्यक्तित्व के जन्म से या उसके पुण्यतिथि से कोई रिश्ता जोड़ना हो तो मुमकिन नहीं लगता कि उस तारीख के एक दिन के वक्फे में, अवधि में उस शख्स की सारी बातें खुलकर की जा सके। ये मुमकिन नहीं लगता। तारीख से भी बड़ा हो जाता है व्यक्ति। ऐसी दो शख्सियतों का जन्मदिन यद्यपि 2 अक्टूबर है, लेकिन इससे पहले ही उनकी चर्चा शुरू इसलिए करनी पड़ती है कि एक ही तारीख में ये शख्सियतें कभी भी पूरी तरह से वर्णित नहीं हो पाती। इनको बांधना एक तारीख में 24 घंटों में बांधना भी इनको नामुमकिन है, और हम तो सिर्फ 8-10 मिनट आपसे आपस में गुफ्तगू करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं। तो आज एक शख्सियत को थोड़ा सा झरोके से देखने की बात कर लेते हैं। झरोके से देखना इसलिए कि पूरी शख्सियत को समेटना मुमकिन नहीं है। आज बात करते हैं एक शख्स की, लाल बहादुर शास्त्री की। मित्रों, आमतौर पर लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक ही बात आम आदमी जानता है कि एक तो 1965 की लड़ाई की बात, और दूसरा वो त्याग मूर्ति और सादगी की बात। तीसरी बात आम तौर पर ना तो कोई जानना चाहता है और ना ही ज़्यादातर लोग जो आम आदमी हैं वो जानते हैं। लेकिन इस शख्स की बहुत सारी बातें थी जो बड़ी विचित्र थी। कई बार लगता था कि ये व्यक्ति सिर्फ सादगी की प्रतिमूर्ति नहीं था, ये अजीब एक अजूबा था। उस अजूबे को जब भी आप करीब से देखेंगे तो आप स्वयं हैरान हो जाएंगे। मैं कुछ अजीब बातें आपसे बांट रहा हूँ, वो इस नाते से भी कि मैं बहुत सारी बातों का स्वयं गवाह भी रहा हूँ, साक्षी भी रहा हूँ, क्योंकि इनके बेटे से कुछ निजी संपर्क हो गया था एक दोस्त के माध्यम से, और उसके बाद मिलना जुलना भी शुरू हो गया। और मित्रों, आप ये स्वीकार करेंगे कि एक व्यक्ति केंद्र में रेल मंत्री हो, केंद्र में रेल मंत्री, केंद्रीय भारत सरकार का रेल मंत्री हो, और जब उसका ताऊ उससे मिलने के लिए 10 जनपथ आया तो वो आया एक रिक्शा में बैठकर, क्योंकि उन दिनों ये बहुत ज़्यादा ऑटो रिक्शा भी उपलब्ध नहीं थे। और जब गया तो एक टूटी फूटी गाड़ी में गया, और उसको छोड़ने रेलवे स्टेशन तक रेल मंत्री स्वयं गया। और बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। सादगी की मूर्ति की बात ये देखिए कि उस वक्त रेल मंत्री ने सोचा कि मुझे तो यह बड़ी जल्दी लोग पहचान लेंगे, मेरा अपना मंत्रालय है, मंत्रालय का एक मुख्य स्टेशन है, केंद्र है, और मुझे बचकर चलना चाहिए। तो उन्होंने अपनी टोपी जो है वो सर से उतार के जेब में डाल ली, ताकि टोपी के साथ ही उनकी पहचान थी, तो टोपी के बिना शायद लोग ना पहचान पाएँ। और स्वयं तीसरी श्रेणी, उन दिनों तीसरी श्रेणी अलग से होती थी, तीसरी श्रेणी की बुकिंग विंडो के सामने लगी हुई लंबी लाइन में देश का रेल मंत्री खड़ा है अपने ताऊ के लिए टिकट लेने के लिए, और कोई पहचान भी नहीं पा रहा। बारी आई, टिकट लिया, ताऊ का बिस्तर उठाया। बिस्तर उन दिनों में सिर्फ एक दरी में ही बंधे होते थे, डोरी से, रस्सी से बांध के बिस्तर चलते थे, पुराने वक्तों के लोग थे। तो ताऊ का बिस्तर कंधे पे रखा और ताऊ को, ताऊ जी चलिए, और ताऊ को रेलवे स्टेशन पर उस प्लेटफॉर्म पर ले जाकर रेल में बैठाया, पाँव लागू किया, और उसके बाद श्रीमान जी विदा हुए। आप सादगी की हद देखिए कि एक केंद्र का रेल मंत्री, देश का रेल मंत्री, रेलवे की बुकिंग विंडो के सामने लाइन में पंक्तिबद्ध होकर टिकट ले रहा है, और तीसरी श्रेणी की टिकट, और अपने ताऊ के लिए। बातें यहाँ समाप्त नहीं होती। उन दिनों मित्रों जब चुनाव होते थे, आम चुनाव, संसद के चुनाव, जो आज सबसे महंगे चुनाव माने जाते हैं, उस समय इनकी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी तब कांग्रेस थी, तो कांग्रेस अपने हर प्रत्याशी को 2000 रुपये और एक पुरानी जीप दिया करती थी कि जाओ भाई चुनाव लड़ लो, हमारी तरफ से इतना ही है। और 2000 में से भी श्रीमान जी लाल बहादुर शास्त्री जी जब 800 रुपये बच गए तो जाके पार्टी के दफ्तर में खड़े हो गए कि जमा कराने आया हूँ, ये मुझसे खर्च नहीं हुए भाई, चुनाव में जीत गया हूँ। चुनाव जीतने के बाद भी ये स्थिति कि 800 रुपये वापस कर रहे हैं, और इसे आप क्या कहेंगे, मैं कुछ नहीं कह सकता। एक सरकारी गाड़ी, एक मिली हुई लंबी सी इम्पाला गाड़ी उन दिनों मंत्रियों को मिला करती थी, इम्पाला इनको भी मिल गई। बेटे को शौक़ चढ़ा कि एक दिन थोड़ी सी ड्राइव तो कर लूँ। जब देखा कि बापू आसपास नहीं है तो ड्राइव पे निकल गए और 5 मिनट का चक्कर लगा के रूटीन जोन का, और उसके बाद वापस लौट आया।
अब जब इनको पता चला कि बेटे ने गाड़ी, मेरी सरकारी गाड़ी चलाई है, ड्राइव की है, तो बुलाया ड्राइवर को कि तुमने पहली बात तुझे की अनुमति कैसे दी। उसने कहा जी हम रुकें भी कैसे, हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल संकट होता है। और कितने किलोमीटर चली, उसने बताया जी कि 12 या 13 किलोमीटर चली है गाड़ी। 13 किलोमीटर का कितना खर्च आया, 13 किलोमीटर का हिसाब सरकारी दरों से करके तब तक श्रीमान जी ने खाना नहीं खाया जब तक पैसे जमा नहीं करा दिए। अपने पीए से बोलो ये पकड़ो पैसे, जमा करा के आना और शोर नहीं डालना, खबरों में खबर नहीं देना, कोई भी मुझे प्रचार और दम से नफ़रत है, चुपचाप जाके जमा कराया ना। और मित्रों, ऐसा व्यक्ति संयोगवश प्रधानमंत्री भी बन गया। नेहरू जी का निधन हुआ, कोई विकल्प नहीं था। तो उस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे पार्टी के, उन्होंने सोचा कि एक कमज़ोर सा बंदा है, इसको बना देते हैं तो ताकि ये बहुत ज़्यादा कोई हंगामा नहीं करेगा और जो भी डिक्टेशन हाई कमांड की होगी उसको स्वीकार करेगा और सरकार चल जाएगी। बना दिए गए प्रधानमंत्री। उससे पहले 6 माह पहले ही एक बार ये भी हुआ था कि लंदन में प्रधानमंत्री सम्मेलन था और नेहरू उन दिनों में व्यस्त थे। नेहरू वहाँ जा नहीं पा रहे थे क्योंकि ये कॉमनवेल्थ के प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन था, राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्रियों का। नेहरू नहीं जा पाए तो नेहरू ने ये ऑफिशियली अधिकृत रूप से एक आदेश निकाला कि मेरे स्थान पर देश का प्रतिनिधित्व इस बार लाल बहादुर शास्त्री करेंगे। और कॉपी जो है प्रतिलिपि शास्त्री जी के पास भेज दी। शास्त्री जी आ गए कि मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा, जा नहीं सकता मैं। अब प्रधानमंत्री का आदेश और लाल बहादुर शास्त्री जैसा व्यक्ति इनकार कर जाए, ये बात कैसे संभव। उन्होंने कहा ये लाल बहादुर ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा जी अब क्या करूं, वहाँ सुना ठंड बहुत पड़ रही है, मेरे पास तो कोट भी नहीं है और इतना समय कम है कि फ़्लाइट कल जानी है, आपका आकस्मिक कार्यक्रम बदला है, मैं 24 घंटे में नया कोट सिलवा ही नहीं सकता, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और पैसे होते भी तो भी मैं सिलवा ना सकता। नेहरू जी हंस पड़े, कंधे पर हाथ रखा कि चिंता न करो, तुम्हें वहाँ सर्दी महसूस नहीं होने देंगे। और रात को वहाँ टेलर मास्टर 3 मूर्ति भवन में बुलाया गया। एक टेलर दिल्ली का प्रसिद्ध, उसे कहा गया कि शास्त्री जी के नाप का, यार चुपचाप उसे बिना बताए ना उनके नाप का एक पंडित नेहरू वाला जो कोट है इसको काट छांट के बराबर कर दो। और वो कटा छटा कोट पहनकर हमारे देश का गृह मंत्री प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री की नुमाइंदगी करते हुए, प्रतिनिधित्व करते हुए वो वहाँ पर गया। और ज़िंदगी सारी मित्रों कहीं भी आसान नहीं रही। स्कूल में पढ़ते थे, स्वयं बताते थे कि मैं रोज़ाना 8 किलोमीटर पानी में, नदी के पानी में चलकर, क्योंकि जो स्कूल था वो नदी के दूसरी तरफ था, 8 किलोमीटर इसलिए हो जाते थे कि 4 किलोमीटर एक तरफ और 4 किलोमीटर दूसरी तरफ, सुबह और शाम। तो निरंतर अपना सारी पुस्तकें जो है अपने सिर पे ढोकर और पानी के बीच में से पार करना पानी को, और उसके बाद वहाँ स्कूल पहुँचना, मास्टर जी को जयराम जी की करना, पाए लागू करना, चरण पकड़ना और उसके बाद पढ़ के वापस आना। ऐसी ज़िंदगी जिस शख्स ने जी हो वो देश की जो कठोर धरातल की सच्चाइयाँ हैं उनसे रूबरू होता है। लेकिन सिर्फ ये नहीं था कि विनम्र थे और शालीन थे, इनकी विनम्रता और शालीनता जो थी वो उसका जो दूसरा पहलू था दृढ़ता का, वो तब मालूम हुआ जब भारत पाक युद्ध हुआ। वहाँ इनकी स्टेटमेंट आई थी पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष की और उसके बाद राष्ट्रपति अयूब की कि हमारी फ़ौजें जो है वो नाश्ता वहाँ करेंगी, दिल्ली में जाके वो लंच लेंगी और उसके बाद वहाँ बॉम्बे में जाके वो अपना डिनर लेंगी। एक बड़ी उत्तेजक सी स्टेटमेंट जारी कर दी गई। इन्होंने कहा कि हम लोग तो आप तो पता नहीं करोगे या ना करोगे, हम लोग तय कर लिए हमने कि हम पहला नाश्ता हमारी फ़ौजें लाहौर में ही करेंगी। और वही हुआ कि लाहौर के मुहाने इच्छोगिल कैनाल तक, लाहौर के बिल्कुल बाहर बहती है नदी, नहर इच्छोगिल नहर का नाम है, उस नहर के दहाने तक हमारे व्यक्ति पहुंच गए। और उस वक्त वहाँ जो मेजर जनरल था जो सारे ऑपरेशन को लीड कर रहा था, उसने दिल्ली पीएमओ से स्पष्ट परमिशन मांगी कि क्या हमें इच्छोगिल कैनाल पार करके हमें लाहौर पर कब्ज़ा करने की अनुमति है। तो उस वक्त शास्त्री ने रोक दिया कि हम किसी भी ऐसी जगह पे जोखिम नहीं उठाएंगे जिस जगह पे जोखिम, क्योंकि ये हमारा मकसद किसी दूसरे देश की जो ज़मीन है उसको हड़पना नहीं है।
जब देर सवेर कोई संधि वार्ता होनी है तो आप बेहतर स्थिति में हैं, आप इच्छोगिल कैनाल पर हैं, आप कभी भी लाहौर में पहुंच सकते हैं। लाहौर से 6 किलोमीटर की दूरी है, तो आप कभी भी जा सकते हैं। लेकिन आप मुस्तैद रहिए, वहीं पर रहिए। और हमारा मकसद विदेशी ज़मीन पर कब्ज़ा करना नहीं है, लेकिन हम मुस्तैद ज़रूर रहेंगे। इसलिए वहाँ जाकर नाच गाने करने की या भंगड़े डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। निर्णय लेने में एक दृढ़ता चाहिए थी, उसका कहीं भी अभाव नहीं था। और उसके बाद मित्रों, इतिहास में बहुत सारी बातें इनके बारे में हैं, कहाँ कहाँ इनका जिक्र करेंगे, कहाँ कहाँ समेटेंगे। ताशकंद में जब सम्मेलन हुआ, ताशकंद सम्मेलन के नाम से, और वहाँ पर जितना मानसिक दबाव इस शख्स ने सहा, वो उसकी परिणति अंततः हृदय गति रुकने से हुई। अब वो रहस्यमय स्थितियां थी, उनकी जांच अब भी चल रही है। अब भी संदिग्ध बताया जा रहा है परिस्थितियों को जिनमें शास्त्री जी ने आखिरी सांस ली थी। कुछ पता नहीं है और शायद कुछ पता चल भी नहीं पाएगा। लेकिन ये एक तथ्य है कि हमने अपना लाल, अपना बहुत बड़ी शख्सियत, अपना जो हमारा आइकॉनिक एक चरित्र था हमारे सामने उन दिनों में, वो हमने खो दिया। और आज जन्मदिन के अवसर पर या जन्मदिन की पूर्व संध्या पर याद करना है 2 शख्सियतों को, तो एक शख्सियत को आज याद कर लें, दूसरी को कल याद कर लेंगे, कि दोनों के कद बहुत लंबे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।